आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत में नाग पूजा और उससे निकली जातियों पर। हमारे देश में नाग पूजा आज भी होती है, लेकिन ये पूजा क्यों होती है, क्या हमने ये जानने का प्रयास किया है? नहीं। और कौन है वो लोग जो नागों की पूजा करते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक की चर्चा विस्तार से करने वाला हूं, जिससे आप लोग चेर, केर, किरात, शेर, चावड़ा आदि जातियों का इतिहास भी जान सकोगे। तो इस वीडियो को आप लोग आगे देखो। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों पर, यानी इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों पर बात करने वाला हूं उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले कश्मीर पे बात करूंगा, फिर हिमाचल प्रदेश पे, फिर मणिपुर पे, फिर बिहार पे, फिर तक्षशिला पे, फिर पंजाब पे, फिर गुजरात पे, फिर महाराष्ट्र पे, फिर साउथ इंडिया पे, फिर नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई इस पे बात करेंगे। भारत में नाग जातियों का विस्तार, अंत में इस पे बात करेंगे। तो इन तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है उस पर बात करते हैं। नंबर एक, अनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड की बुक है। ये बहुत ही अच्छी है। इसमें राजस्थान के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छी मिलती है। आप में से कुछ लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है ये। अगली है द लीजेंड्स ऑफ पंजाब, आरसी टेम्पल की है, बहुत ही अच्छी है। इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। तीसरी किताब है राज तरंगिणी, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है और ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। चौथी बुक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम की है ये। इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। तो ये चार किताबें हैं जिनसे मैंने ये जानकारी ली है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इन्हें खरीद के पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं कश्मीर। कश्मीर में आज भी स्थानों तथा झीलों के नाम नागों से जुड़े हैं। मंदिरों में अक्सर फनों वाले मानव नागों की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति नागराजा की तथा दूसरी मूर्ति वजीर की होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दूसरी मूर्ति वजीर की होती है। नाग राजाओं के नाम से कश्मीर में कई शहर भी हैं, जैसे अनंतनाग, शेषनाग तथा वेरीनाग आदि। कमला चोटी पर बासुकी नाग के नाम पर झील है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। वासुकी नाग मूल रूप से कश्मीर में ही निवास करता था, क्योंकि गरुण अर्थात यवन आक्रमण से बचने के लिए उसने कश्मीर को अपना निवास स्थान बनाया था। किसने? वासुकी ने। कश्मीर घाटी में नील नाग के मेले भी लगते हैं और उसकी पूजा भी होती है। उसके नाम से बहुत से झरने तथा तालाब हैं। नीलकुंड, जहां से बितास्ता नदी निकलती है, वह नील नाग का निवास स्थान माना जाता है, जिसे आज वेरी नाग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी कश्मीर के बारे में जानकारी। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। नाग जाति के लोगों ने कश्मीर घाटी से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की घाटियों में अपना निवास स्थान बनाया। चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में बासुकी नाग की पूजा होती है। बासुकी नाग तथा उसके वजीर ने हिरमा या हिडिंबा देवी के मंदिर में शरण ली थी, जो चंबा के राजा की कुल देवी थी। कौन? हिडिंबा देवी। बासुकी नाग का एक मंदिर हिमगिरी में भी है। हिमाचल प्रदेश में इंदु नाग की पूजा भी होती है, जिसके उपलक्ष्य में भादों के महीने में एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। चंबा के बहेरी गांव में मूल नाग की समाधि है। जो लोग हिमाचल से हैं उन्हें इन स्थानों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। जो लोग हिमाचल से नहीं हैं उन लोगों ने शायद है ये नाम सुने हों।
तुरगांव में वनेली दर्रे की सड़क पर स्तूहर नाग की पूजा होती है तथा चिनाव की घाटी में बहुत से नाग मंदिर हैं जिनमें नाग राजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नाग का मतलब राजा या नाग देवता इससे है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दुधी में कलिहार नाग का मंदिर है जिसे केलांग नाग मंदिर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगभग 18 नाग राजाओं की पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नाग पूजा के जो प्रमाण हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं और जो प्रमुख पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का राज परिवार स्वयं की जो उत्पत्ति है वो नाग देवता से मानता है जिसका नाम पाकुंग वा है। मणिपुर के राज परिवार का मानना है कि नाग देवता जब भारी शरीर के साथ दिखाई देता है यानी प्रकट होता है तब वह अप्रसन्न माना जाता है यानी गुस्से में माना जाता है, परंतु जब वह प्रकट नहीं होता है यानी दिखाई नहीं देता है तब उन्हें प्रसन्न समझा जाता है यानी खुशी माना जाता है। राज परिवार की इस देवता में बहुत आस्था है। मणिपुर में जो नाग पूजा करते हैं वह आज भी स्वयं को नाग ही कहते हैं, जिसमें नागा, खासा, नागा बोदो, कुकी नागा, माओ आदि जनजातियों के नाम प्रमुख हैं। इन जनजातियों में सबसे खूंखार नागा जनजाति को माना जाता है जो अपनी संस्कृति को सबसे ज्यादा महत्व देती है और नागा जाति का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आए दिन वो चर्चाओं में रहती है। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम किसी नाग के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 1920 में खुदाई के दौरान नालंदा से एक नाग देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस नाग देवता के हाथों में एक फूल की माला थी और बाएं हाथ में पानी का पात्र तथा नाग के ऊपर बैठा हुआ था। 7 फनों वाला कोबरा नाग देवता के ऊपर छाया किए हुआ था। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक ऐसी मूर्ति मिली थी 1920 में। इस मूर्ति की पहचान महायान शाखा के प्रसिद्ध भिक्खु नागार्जुन के रूप में हुई है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय का नाम नागा अर्जुन के नाम पर ही रखा गया था। नागार्जुन के बारे में हम सब इतिहास में पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उनका नाम भी सुना होगा। अब बात करते हैं तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला या तक्षशिला प्राचीन समय में नाग राजाओं का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला का नाम भी किसी नाग राजा के नाम पर ही रखा गया था। उसका नाम है तक्षक, जिसके नाम पर यह नाम रखा गया था। तक्षशिला से ही नाग लोग पंजाब में आकर बसे। पंजाब को प्राचीन समय में टक या टाक देश के नाम से जाना जाता था। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में नाग पूजा का प्रचलन था, क्योंकि ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार तक्षशिला का राजा आम भी 2 विशाल नागों को पालता था। उनमें से एक 8 हाथ लंबा और दूसरा 14 हाथ लंबा था। पंजाब के लोग नागों को पवित्र मानकर उनकी पूजा किया करते थे। उनकी यह परंपरा बहुत प्राचीन है। ऐसा किसने लिखा है? ऐसा ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है पंजाब के बारे में। अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। अभी किसके बारे में बात कर रहा था मैं? तक्षशिला के बारे में बात कर रहा था। गूगा पीर की मान्यता पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र में है। गूगा पीर के जन्म तथा जीवन से संबंधित अनेक कथाएं समाज में प्रचलित हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, गूगा पीर से संबंधित ही है वो। गूगा पीर बूंदी के राजा की लड़की से प्यार करते थे। बूंदी जो कि राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक राजा की लड़की से प्यार होने के बाद ये तो निश्चय है कि शादी नहीं होगी, और यही गूगा पीर के साथ हुआ। जब राजा ने अपनी लड़की की शादी गूगा पीर के साथ करने से मना कर दिया तो गूगा पीर ने क्या किया कि बांसुरी उठाई और जंगल में निकल गए और कई वर्षों तक ऐसे ही जंगल में घूमते रहे। जानवर उनके दोस्त हो गए, उन्हीं के साथ वो अपना समय गुजारते थे। एक दिन क्या हुआ कि बासुकी नाग से उनकी मुलाकात हुई और बासुकी नाग ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारा विवाह उस लड़की से अवश्य करवाऊंगा। इसके बाद बासुकी नाग ने गूगा पीर का विवाह
विवाह है बूंदी के राजा की लड़की से करवाया था। ये एक छोटी सी कहानी मिलती है कई जगहों पर, जिसकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। हालांकि इस कहानी को मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये एक कहानी है और कहानी कहानी होती है, उसे हम इतिहास नहीं मान सकते, इसीलिए मैंने इस कहानी को नहीं लिखा है। लेकिन ये कहानी आपको यहाँ पे मैंने बताई इसलिए है ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाए इसके बारे में। पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गूगा पीर के असंख्य भक्त हैं। कांगड़ा की पहाड़ियों में लगभग हर बड़े गांव में गूगा पीर की समाधि बनी हुई है। गूगा पीर की इन समाधियों पर सभी धर्म तथा जातियों के लोग आते हैं। गूगा पीर की प्रसिद्ध समाधि भरमौर, आधुनिक हिमाचल प्रदेश में है ये भरमौर, याद रखना है आपको, जहां पर दूर दूर से उनके भक्त आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सांप के काटने पर उस स्थान की मिट्टी लगा दी जाए तो सांप का जो जहर है वो समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है। ये जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये जान सकें कि हमारे पूरे देश में नागों की पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन वहां पर एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। पंजाब के लुधियाना जिले के छप्पर नामक स्थान पर भी गूगा पीर की एक बहुत बड़ी समाधि है, जहां पर अनंत चौदस के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वहां गूगा पीर की समाधि पर अन्न तथा जल चढ़ाया जाता है। गूगा पीर को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे गूगा पीर, गूगा बीर, जाहर बीर, बागड़वाला, रामदेवा आदि। गूगा पीर को मूल रूप से बागड़ क्षेत्र का राजा माना जाता था, तभी से उन्हें बागड़वाला के नाम से भी पुकारा जाने लगा। बागड़वाला का ही बिगड़ा हुआ नाम है बागड़ बिल्ला, ये आपको ध्यान रखना है। और बागड़ बिल्ला नाम आपने जरूर सुना होगा। जब आप गांव में जाओ तो जो शरारती बच्चे होते हैं उनको प्यार से लोग कहते हैं बागड़ बिल्ला, लेकिन ये एक बिगड़ा हुआ रूप है। सही नाम क्या है? बागड़वाला। तो यहाँ से आप गूगा पीर के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं गुजरात पर। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र नाग पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां पर बासुकी नाग तथा उसके भाई बंधुओं के मंदिर हैं, जो स्थानीय तौर पर बसंगजी और वांदिया वेली के नाम से जाने जाते हैं। जो लोग गुजरात से हैं वो ये जानते होंगे। आज भी वांदिया वेली की समाधि के चारों ओर खड़े जंगल में से कोई एक पेड़ भी नहीं काट सकता। अगर कोई व्यक्ति समाधि के पास खड़े जंगल से लकड़ी काट लेता है तो उस व्यक्ति को नाग अर्थात सर्प परेशान करने लगते हैं। ये सर्प उस व्यक्ति को तब तक परेशान करते हैं जब तक वह व्यक्ति उस लकड़ी को वापस उस स्थान पर नहीं छोड़ आता। वहां पे ऐसी मान्यता आज भी प्रचलित है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर धरणीधर का नाग मंदिर है, जो उत्तर गुजरात में थराद के उत्तर पश्चिम में स्थित डेमा गांव में है। इस नाग मंदिर पर दर्शनों के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं और इस मंदिर के अंदर कोबरा नाग की बहुत सुंदर मूर्ति है, जिसे वहां के निवासी धरणीधर कहते हैं। तो ये तो थी गुजरात के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की मूल संस्कृति में नाग पूजा का विशेष महत्व है। मातंगी का मूल प्रतीक सांप की बाम्बी है, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं। सांप की बाम्बी भूमि की वो जगह है जिस पर नाग का निवास होता है। सुब्रमण्य, खंडोबा, खलनाथ, ज्योतिबा तथा भैरव ये सभी क्षेत्रपति नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्रपति शब्द से ही छत्रपति शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। क्षेत्रपति शब्द से ही छत्रपति शब्द की उत्पत्ति हुई है। शिवाजी महाराज को क्या कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। सुब्रमण्य मंदिर में एक मुख्य देवता के तौर पर सांप की बाम्बी तथा एक नाग देवता की पूजा की जाती है, जिसके आसन पर स्कंद की मूर्ति तथा मध्य में नागों के राजा वासुकी की मूर्ति है। अनेक स्थानों पर सांप की बाम्बी के साथ नाग देवता के रूप में सुब्रमण्य अर्थात स्कंद की पूजा की जाती है, जिसका वास्तविक नाम कुषाणों के अभिलेखों में बोधिसत्व महासेना है। ये आपको ध्यान रखना है। जो सुब्रमण्य है यानी स्कंद है, वही वास्तव में बोधिसत्व महासेना है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कुषाणों के अभिलेखों में लिखा हुआ है। गांधार कला के अंतर्गत बोधिसत्व महासेना की कई मूर्तियां आपको देखने को भी मिल जाएंगी और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अनेक स्थानों पर सांप की बाम्बी के साथ नाग देवता के रूप में सुब्रमण्य अर्थात स्कंद की पूजा की जाती है, जिसका वास्तविक नाम कुषाणों के अभिलेखों में बोधिसत्व महासेना है। बोधिसत्व महासेना की कई मूर्तियां आपको गांधार कला के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो स्कंद है वही बोधिसत्व महासेना है, जो यक्षों का सेनापति था। तो ये तो थी महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। आज भी पूरे साउथ इंडिया में नाग पूजा के प्रमाण देखे जा सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से कोबरा को सबसे पवित्र माना जाता है। साउथ इंडिया में इस प्रथा का सबसे बड़ा साक्ष्य वे शिलाएं हैं, जिन्हें आज भी नागकल कहकर पुकारा जाता है, जो गांव या बस्ती के प्रवेश द्वार पर होती हैं। कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सुब्रमण्य कहते हैं। यहाँ भारत का एक प्रमुख नाग मंदिर है। इसी मंदिर के उपलक्ष्य में दिसंबर के महीने में यात्रियों का विशाल मेला लगता है। साउथ इंडिया का सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर नागापट्टनम या नागपट्टिनम में है, जो एक नाग देवता का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर नाग देवता की मूर्ति के पास एक बाम्बी है, जिस पर बड़ी मात्रा में भक्तों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं बाम्बी शब्द का प्रयोग 2-3 बार कर चुका हूँ। क्या आप लोग जानते हो कि बाम्बी क्या होती है? बाम्बी जो सांप का घर होता है जमीन में, उसको कहते हैं। साउथ इंडिया का मालाबार तट भी नाग पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां पर हर पेड़ भी पवित्र माना जाता है, जिसे नागा कोट्टा कहते हैं। सावन के महीने में जब खूब वर्षा होती है, तब वहां नाग पंचमी का पूजन होता है। यहाँ पर पूजे जाने वाला नाग देवता शेषनाग, वासुकी, पदम, तक्षक, कंबल तथा पिंगला है। इनके नाम आप लोगों ने पहले ही सुने होंगे, शेषनाग, वासुकी, पदम, तक्षक, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में कि नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। नाग पूजा पूरे भारत में होती है। इसके प्रमाण आज भी बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। नाग पूजा के तहत ही नाग पंचमी का पावन पर्व भी मनाया जाता है। नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई, इसके संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी के संबंध में जो सबसे प्रचलित कहानी है वो ये है। अब एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये इतिहास तो नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो नाग पूजा के संबंध में मिलती है। तो सबसे प्रचलित कहानी है ये। मणिपुर या मानिकापुर नगर में एक गावड़ रहता था, जिसे नाग पंचमी के पर्व का ज्ञान नहीं था। एक दिन वह अपना खेत जोतने गया। खेत के किनारे एक नागों की बाम्बी थी, जिसमें नागों के बच्चे रहते थे। हल के चलने से बाम्बी फूट गई और बच्चे मर गए। नागिन जो बाहर गई हुई थी वापस आई और ये देखकर कि उसके सभी बच्चे मर गए हैं, उसे बहुत क्रोध आया और वह कातिल की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद अंत में वह गावड़ के घर पहुंची। नागिन ने हल पर खून लगा देखा और वो समझ गई, इसी गावड़ ने मेरे बच्चों की हत्या की है। नागिन ने गावड़ के साथ साथ उसके सभी बच्चों को डस लिया। गावड़ की एक बेटी पास के गांव में ही ब्याही थी। नागिन उसे भी डसने चली गई। उस लड़की के घर पहुंचते ही नागिन ने देखा कि उसके घर में नाग देवता की पूजा हो रही है। नाग पूजा को देखकर नागिन का गुस्सा शांत हुआ। उसने लड़की से कहा, मैंने तेरे पिता और भाइयों को डस लिया है, क्योंकि तेरे पिता ने मेरे बच्चों की हत्या की है। मैं तुम्हें भी मारने आई थी, लेकिन तेरे घर में नाग देवता की पूजा को देखकर मैं प्रसन्न हुई। अब मैं तुझे नहीं मारूंगी। नागिन की ये बातें सुनकर लड़की ने नागिन से क्षमा मांगी और कहा, तुमने मेरे मायके वालों को डस लिया है, अब इसका इलाज भी बताओ ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। इस पर नागिन बोली, तुम अपने नाग देवता का प्रसाद ले जाओ और उन्हें खिला देना, वे सब कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो जाएंगे। वह लड़की दौड़ती हुई अपने मायके पहुंची और नाग देवता का प्रसाद अपने पिता तथा भाइयों को खिलाया, जिससे वे कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो गए। लड़की ने अपने पिता और गांव वालों को पूरी कहानी बताई और कहा, आज से जब भी सावन का महीना आए तथा शुक्ल पक्ष के 5वें दिन नाग देवता की पूजा करें। उस दिन हल न चलाएं और न ही खुदाई करें। उस दिन के बाद मानिकापुर के लोगों ने ऐसा ही करना प्रारंभ किया। उसी समय से पूरे गांव में नाग पंचमी का पर्व प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे यह पर्व पूरे भारत में फैल गया।
तब से नाग पंचमी का यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसके प्रमाण आज भी दिखाई पड़ते हैं। ये एक कहानी है, सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है ये नाग पंचमी के संबंध में, लेकिन आप लोग इसे इतिहास ना माने, ये एक कहानी है। मैंने आपको क्यों सुनाई ये कहानी? मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको ये पता चल सके कि नाग पंचमी के संबंध में कौन सी कहानी प्रचलित है और उस कहानी में कितना दम है, क्या वो हमारे तर्क पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है। अब बात करते हैं भारत में नाग जातियों के विस्तार पर। पूरे भारत में नाग जाति के लोग फैले हुए हैं, जिनके इतिहास को पूरी तरह से जानना अत्यधिक कठिन है। प्रारंभिक तमिल साहित्य में कई बार नागनाडु अर्थात नागों का स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। मालाबार क्षेत्र में आज भी नाग पूजा का प्रचलन देखा जा सकता है। त्रावणकोर के नागेरकोइल मंदिर में आज भी नाग देवता की पूजा होती है। इससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाग लोगों का संबंध चेर लोगों से था। द्रविड़ लोग प्राचीन काल से चेर, चौल तथा पांड में बटे हुए थे। चेर या शेर को प्राचीन तमिल भाषा में सर कहा जाता था, जो द्रविड़ भाषा में नागों के लिए प्रयोग होता था, यानी नाग लोगों के लिए प्रयोग होता था। दक्षिण के द्रविड़ लोग असुर वंश से संबंधित माने जाते हैं। इसके अलावा गंगा की घाटी में रहने वाले चेरू तथा सेओरी लोग आज भी स्वयं को नागों का वंशज मानते हैं। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, नागों को अपना पूर्वज मानते हैं। कौन मानते हैं? गंगा की घाटी में रहने वाले चेरू तथा सेओरी लोग, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम काल में भारतीय धार्मिक लोगों ने मुस्लिम शासकों की सहायता से धीरे धीरे चेरू लोगों की भूमि छीन ली, जिससे वे भूमिहीन हो गए। नेपाल के नेवार, लिच्छवी, द्रविड़ तथा चेरू लोगों के रीति रिवाज बिल्कुल एक समान हैं। ये सभी स्वयं को नाग देवता का वंशज मानते हैं। कौन कौन मानता है? नेपाल के जो नेवार हैं वो लिच्छवी और द्रविड़, चेरू ये लोग मानते हैं, और इनके जो रीति रिवाज हैं वो बिल्कुल एक समान है। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का प्रमुख देवता नाग ही था। नेवार और लिच्छवियों के वैवाहिक रीति रिवाज भी द्रविड़ लोगों से मेल खाते हैं। नेपाल के नेवारों में मातृसत्ता का प्रचलन है। ऐसी ही मातृसत्ता का प्रचलन अरट, वाहिका और पंजाब के टक राजाओं में था, जो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। यही मातृसत्ता का प्रचलन त्रिवर्ण लोगों में भी दिखाई देता है। चंबल नदी के किनारे कंसवा नाम के स्थान पर कर्नल जेम्स टॉड को मिले अभिलेख के अनुसार सरया वंश का राजा सालिंद था, जो एक टक राजा था अर्थात नाग राजा था। कर्नल जेम्स टॉड को प्राप्त हुए अभिलेख में जो सरया है उसी का परिवर्तित रूप सरज, सेवारी, सरई तथा शिवराज शब्द हैं, जो गंगा घाटी के चेरू लोगों के ही अन्य नाम हैं। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया? इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाले चेर जनजाति के लोगों को सीम अर्थात राजा कहा जाता है। सीम अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसे पेड़ के तने को खोखला करके दफनाया जाता था। उसी चेर जनजाति का मुख्य केंद्र चेरापूंजी था। गुजरात के चावड़ा या चावड़ा लोगों का संबंध चेरू जनजाति से है, जो आजकल गुजरात की राजपूत जातियों में गिनी जाती है। कौन? चावड़ा, जिसके नाम पर चौरठ या सौरठ नाम पड़ा है। इन्हीं चौरठ या सौरठ नामों का परिवर्तित रूप सौराष्ट्र है। यहाँ से आपको समझ में आया? जरूर आया होगा। वैजनाथ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में किरी या किर शब्द का अर्थ नाग जाति से है। इसी कारण इस क्षेत्र के निवासी किरात कहलाते हैं। कांगड़ा घाटी के वैजनाथ मंदिर अभिलेख में किर गांव शब्द का उल्लेख मिलता है। वहां की स्थानीय भाषा में किर गांव का अर्थ नागों का गांव होता है। वैजनाथ क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों का पूजनीय देवता नाग है। वैजनाथ क्षेत्र में नाग देवता की पूजा करने वाले किर, किरी तथा किरात लोग साउथ इंडिया के चेर या केर लोगों के संबंधी थे। चेर या केर का ही परिवर्तित रूप केरल है। यहाँ पे आपको समझना है, चेर या केर का परिवर्तित रूप क्या है? केरल। चेर, शेर, केर
एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं, परंतु मूल रूप से इनका अर्थ नाग ही होता है। ये सभी नाग की पूजा अपने पूर्वज के रूप में करते हैं। आज जो हमारे देश में नागों की पूजा करते हैं, उनके पूर्वज नागवंशी थे। इसी कारण आज वो नागों की पूजा करते हैं। इतिहासकार नागों के इतिहास पे बात करने से बचते हैं कि इन पर बात ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन जितना इतिहास नागों का मैंने बताया है उतना किसी ने नहीं बताया होगा। नागों का इतिहास बड़ी मुश्किल से मिलता है, कई ग्रंथों में देखना पड़ता है, कई किताबों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके नागों के इतिहास की जानकारी होती है। नागों का इतिहास और भी है जिसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने उस इतिहास की चर्चा की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट को मैंने चुन चुन के लिखा हुआ है ताकि आप ये जान सकें कि नागों की पूजा हमारे देश में क्यों होती है और कौन है वो लोग जो नागों की पूजा करते हैं। नागों की पूजा कोई और नहीं करता है, बल्कि नागवंशियों के ही वंशज करते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी।